नमस्कार साथियों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। जैसे कि हम लेखपाल की सीरीज़ चला रहे हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कि डेटा इंटरप्रिटेशन, कंप्यूटर और भी महत्वपूर्ण टॉपिक जो लेखपाल के एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वो हम कवर कर रहे हैं। तो आज हम अपनी डेटा इंटरप्रिटेशन की क्लास 6 देखेंगे। और देखिए, लेखपाल के साथ-साथ जिन बच्चों को लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम देना है या यूपीपीएससी का कोई भी एग्ज़ाम देना है, अब वो हर एग्ज़ाम में डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो आप इन्हें तैयार करें। जो भी टॉपिक इससे रिलेटेड थे, रेशियो, प्रपोर्शन और उसके साथ में एवरेज, फिर उसके बाद परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, ये सारे कॉन्सेप्ट हमने समझ लिए हैं। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम एक के बाद एक कर रहे हैं, तो वो आप हमारे साथ प्रैक्टिस करते जाइए। और दूसरा ये है कि टाइप ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन में हमने लाइन ग्राफ, पाई ग्राफ, बार ग्राफ और जो तालिका होती है इसको समझ लिया था। इसी पे बेस्ड आज हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, पर उससे पहले हम आज एक टॉपिक समझते हैं जिसमें हम देखेंगे कि जो पाई चार्ट होता है वो परसेंटेज और डिग्री दोनों में होता है। ठीक है, तो जब आप परसेंटेज की बात करते हैं तो वो 100% होता है, और अगर आप डिग्री की बात करते हैं तो 360 डिग्री होता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक, तो इसमें अगर आप देखें तो हमें कभी कभार ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि जो वैल्यू दी है पाई चार्ट में वो आपको डिग्री में दी है, और जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो परसेंटेज के फॉर्म में पूछ रहा है, तो हमें परसेंटेज का कन्वर्जन करना होगा। तो सबसे पहले आप 360 डिग्री इज इक्वल टू 100% मान सकते हैं, क्योंकि अगर हम डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो टोटल जो पाई चार्ट है वो 360 डिग्री का होता है। अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो वो 100% का होता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब हमें कन्वर्ट करना है। मान लीजिए हमें 1 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो 1 डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए जो 100 है उसको 360 से डिवाइड कर देंगे। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आपका ये आ जाएगा 5/18%। ठीक, तो ये जो 5/18 है ये वैल्यू आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए, जैसे हम मान लीजिए कि कोई वैल्यू है जिसे हम लेते हैं एग्जाम्पल, मान लीजिए आप एक एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि आपने 72 डिग्री लिया। अब इसको आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो आप इसको 5/18 से गुणा कर दीजिए। ठीक, अब ये आ जाएगा 4 और ये 20, तो 20% आ गया। 4 पंचे 20, 20% की वैल्यू जो है वो 72 डिग्री जो है वो 20% के बराबर होता है। तो आप ध्यान रखेंगे, किसी भी पॉइंट पे अगर आपको डिग्री से परसेंटेज में कन्वर्ट करना है पाई चार्ट के क्वेश्चन को, तो आप 5/18 से उसको गुणा कर दीजिए। तो जब आप 5/18 से उस डिग्री की वैल्यू को गुणा करेंगे तो आपको परसेंटेज में वैल्यू मिल जाएगी। तो ये चीज़ एक हमने समझ ली। अब यही चीज़ आपसे उल्टी भी पूछ सकता है कि परसेंटेज में पाई चार्ट दिया है, हमें डिग्री में बताना है। तो जब डिग्री में बताना है तो हम 5/18 की जगह 18/5 कर देंगे। ये आपको ध्यान देना है। ठीक, जैसे मान लीजिए 100% इज इक्वल टू 360 डिग्री, तो 1% इज इक्वल टू 3.6 डिग्री, या फिर इसको आप कट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, अगर हम फ्रैक्शन में ही वैल्यू रखना चाहते हैं तो ये आपका आ जाएगा। ठीक, 18/5। तो आप ये ध्यान रखेंगे। अगर हमें देखिए, अब इसमें दो चीजें आप एकदम समझ लीजिए। अगर आप डिग्री से परसेंटेज में जा रहे हैं तो आप क्या करेंगे, डिग्री से परसेंटेज में जा रहे हैं तो 5/18 से गुणा करेंगे। ठीक है, और अगर परसेंटेज से डिग्री में जा रहे हैं तो 18/5 से गुणा करेंगे। ठीक, ये बात एकदम आप याद कर लीजिए। इसी से आपके बहुत सारे कन्वर्जन हो जाएंगे, बस इतना आपको याद करना है। अब 5/18 जब हम डिग्री से परसेंटेज में जा रहे हैं, ठीक है, और अगर हम 18/5 करेंगे तो हम परसेंटेज से डिग्री में जा रहे हैं। ठीक, अब हम एक क्वेश्चन इस पे समझते हैं और आपको समझ में आएगा। देखिए, ये एक पाई चार्ट दिया है जिसमें एक मकान का निर्माण कराया गया है। टोटल लागत 6 लाख रुपए लगी है। मकान के निर्माण में श्रम जो है वो 90 डिग्री, सीमेंट जो है वो 72 डिग्री, ईंट जो है वो 54 डिग्री, इस्पात जो है वो 54 डिग्री, और निरीक्षण जो सुपरविजन है वो 54 डिग्री, और लकड़ी जो है वो 36 डिग्री। ये वैल्यूज यहाँ पर लिखी गई हैं, ये आप देखेंगे तो ये डिग्री में है। ठीक है, 54, 54, 54, और ये 72, ये 90, 36। अब आप देखिए, तो 90 डिग्री को आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करें, 90 × 5/18। अगर हम ये करते हैं तो ये आ जाएगा आपका
18 पंचे 90, पचम 25, 25 डिग्री, 25%। ठीक है, इसी तरह से आप इन सबको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लीजिए। अगर क्वेश्चन परसेंटेज में पूछा है तो हमने परसेंटेज में कन्वर्जन समझ लिया, ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए पाई चार्ट का जो क्वेश्चन आता है वो हमेशा मोस्टली परसेंटेज पे आता है, पर डिग्री में भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, तो डिग्री से परसेंटेज में कन्वर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो परसेंटेज के फॉर्म में ही पूछा जाता है। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन समझते हैं। देखिए सीमेंट पर खर्च की गई राशि कितनी है, तो ये हमें निकालना है कितनी है। तो अब हम 90 डिग्री से तो निकाल नहीं पाएंगे, ये सीमेंट पे जो राशि खर्च की गई है वो 90 डिग्री है, तो आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर चुके हैं, ये आ गया था 25%। इसका मतलब कि अगर हम 100% की बात करें तो जो 100% की वैल्यू है वो 6 लाख है ना। तो आपको इसका 25% बताना है, 6 लाख का 25%। तो 6 लाख का 25% कैसे निकालेंगे, 6 लाख को हम 25/100 कर देंगे, या फिर हम इसको 1/4 भी याद रखते हैं, है ना। तो आप इसको डायरेक्ट 1/4 से गुणा कर दीजिए, ये कट जाएगा, 4 एकन्ने 4, 4 पंचे 20, 0, ये आ गया आपका। ठीक है, तो 1,50,000, 4 एकन्ने 4, 2 बचे, 4 पंचे 20, 20 के बाद 0, तो 1,50,000। ये इसमें ऑप्शन, एक सेकेंड कुछ मिस्टेक हो गई क्या, 2 लाख अगर हम देखेंगे तो 6 लाख का 20% हो गया, 6 दूनी 12, 1,20,000, 1,50,000 ही आंसर आना चाहिए आपका। अगर आप इसको एक बार दोबारा सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि आंसर ऑप्शन में है नहीं, तो ये हमें देखना पड़ेगा फिर से। आइए देखते हैं एक बार फिर से। सबसे पहले क्वेश्चन को ये समझते हैं कि सीमेंट कहाँ पर लिखा है, सॉरी सीमेंट यहाँ पर लिखा है, हमने लेबर का वैल्यू निकाल दिया था, इसलिए आंसर गलत आया। और ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान देना कि ग्राफ में किसकी वैल्यू क्या है, क्योंकि देखिए ग्राफ में डेटा बहुत सारा होता है और उसको पढ़ने में कंफ्यूजन हो जाती है, कभी कभार आंसर इसी की वजह से गलत हो जाता है, तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा। सीमेंट पूछा है, तो सीमेंट में अगर हम देखेंगे तो ये 72 है, अगर आप 72 को देखेंगे तो ये 72 डिग्री है। अब 72 डिग्री को हम कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में, तो 5/18 से इसको गुणा कर देंगे, 18 चौक, तो 4 पंचे 20, ये आ गया आपका 20%। इसका मतलब हमें 20% की वैल्यू निकालनी है। तो अब हमारा जो सीमेंट पे टोटल खर्चा है, वो टोटल खर्चे का सीमेंट पे कितना खर्चा हुआ है, 20%। ठीक है, ये हमारा सीमेंट पे खर्चा हुआ है। तो हम अब हम 6 लाख का 20% निकालेंगे, 20%। ठीक, तो ये आपका आ जाएगा 1/5। अगर आप इसको कट करेंगे तो 5 एकन्ने 5, 5 दूनी 10, 0, ये आ गया 1,20,000। ठीक, अब ऑप्शन में मिल गया। ठीक है, क्योंकि वो गलत हो गया था, श्रम का नहीं पूछा था, सीमेंट का पूछा, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप भी इसको ध्यान से पढ़िएगा एग्जाम में। फिर आगे चलते हैं, श्रम पर खर्च की गई राशि, श्रम हमारा यहाँ पर है, इस्पात पर खर्च की गई राशि से कितने प्रतिशत अधिक है। तो इस्पात पर, अब इस्पात आप देखेंगे तो 54% है, ये आ जाएगा आपका 54, 5/18। तो अगर आप देखेंगे 18 त्याई 54 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 15%। इसका मतलब इस्पात पे कितना खर्चा हुआ, 15%, और श्रम पे हम निकाल चुके हैं 25%। ठीक है, तो इन दोनों का अंतर ही तो बताना है, तो 25% से 15% घटा दीजिए, ये आपका आ गया 10%। तो कितने का अंतर है, 10% का अंतर है। डायरेक्ट यहाँ पर देखिए कुल लागत का 10%। ठीक, ये आप ध्यान रखेंगे। और देखिए क्वेश्चन किस में पूछा है, परसेंटेज के फॉर्म में, वैल्यू किस में दी है, डिग्री के फॉर्म में, तो ये कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये ध्यान रखेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, सीमेंट इस्पात निरीक्षण पर खर्च की गई राशि कुल निर्माण लागत का कितना प्रतिशत है। तो अब हम देखेंगे सीमेंट, हमने सीमेंट की वैल्यू निकाल ली थी 20%। फिर हम देखेंगे सीमेंट के बाद क्वेश्चन है इस्पात, इस्पात पे हमने वैल्यू निकाल ली थी 15%। फिर हमने देखा, फिर पूछ रहा है निरीक्षण, निरीक्षण में भी अगर यहाँ 54 है तो ये भी 15% ही आ जाएगा। ठीक, तो अब इन तीनों का कुल खर्च आपको निकालना है, का खर्च की गई राशि कुल निर्माण लागत का कितना प्रतिशत। अब ये 20, 10, 30, ये 40 हो गया, और 5, 50, ये 50% है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना, 2, 1, 3, 1, 4 और ये 5, 50%, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये आप ध्यान देंगे। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, श्रम पर खर्च की गई राशि, ये श्रम है आपका, निरीक्षण पर खर्च की गई राशि से कितना अधिक है, निरीक्षण पर की गई राशि से कितना अधिक है।
तो हमने देखा था ये 25% है, निरीक्षण पे 15% आई थी, तो टोटल कितना फर्क आया था 10% का। अब जब 10% का डिफरेंस आया, आप 10% निकालेंगे 6 लाख का, तो जब 6 लाख का 10% निकालेंगे तो 1/6 ही तो करना होता, 1/10 करना होता है। तो जब ये 6 लाख का आप 1/10 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 60,000 आ जाएगा। ठीक, ये आ जाएगा आपका 60,000। ठीक, अगर 10% निकालना है तो 6 लाख का 10% निकालने का मतलब 10/100 1/10 हो जाएगा। तो 6 लाख का 1/10 करेंगे आप तो 60,000 आ जाएगा। तो इसका मतलब कि श्रम पर खर्च की गई राशि निरीक्षण पर खर्च की गई राशि से कितनी अधिक है, तो वो 60,000 का डिफरेंस है, 60,000 अधिक है। अब आप देखिए, मकान के निर्माण में श्रम, सीमेंट और ईंटों पर खर्च की गई राशि का औसत निकालें। तो जब औसत निकालने के लिए हमें वैल्यू पता होनी चाहिए। सबसे पहले श्रम, सीमेंट और ईंट, ये तीनों आपको ध्यान देने हैं। तो श्रम पर कितना है 25%, फिर सीमेंट पे कितना है 20% और ईंट पर कितना है 15%। ये आपका हो गया 25, 2 2 4 1 5 5 1 6, ये लगभग 60% वैल्यू आ गई। तो अगर आप 6 लाख का 60% निकालेंगे, तो 6 लाख का अगर आपको 60% निकालना है तो वो हो जाएगा लगभग 3,60,000, लगभग नहीं 3,60,000 ही होगा। ठीक, 6×36 और ये 4 जीरो लग जाएंगे उसके आगे, तो ये 3,60,000 आ गया। अब 3,60,000 कुल खर्च है। ठीक है, तो जब कुल खर्च है तो हमें औसत निकालना है। अब औसत निकालना है कुल खर्च का, तो औसत कैसे निकलता है, औसत हम निकालते हैं, कुल जो खर्च है वो 3,60,000 है, और वैल्यू कितनी है 1 2 3, श्रम, सीमेंट और ईंट, तो इसको 3 से भाग करना पड़ेगा। अब ये 3 इकन्ने 3, 3 दूनी 6, 0, ये आ गया आपका 1,20,000। औसत बताना था ना हमें, तो ये आपका 1,20,000 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए, जब भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो परसेंटेज के क्वेश्चन आ रहे हैं, औसत के क्वेश्चन आ रहे हैं, रेशियो के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये आपको ध्यान देना है कि ये कॉन्सेप्ट और ये पीछे की जो क्लासेस हो चुकी हैं डेटा इंटरप्रिटेशन की, आप उनको देखें, उनमें ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझाया गया है। उसके बाद आपको प्रैक्टिस कराई जा रही है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ये हमारा कैसा है, ये हमारा टेबुलर फॉर्म में डेटा दिया हुआ है। ठीक, यहाँ पे छात्रों का नाम दिया है, गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, ये विषय दिए हैं, अजय, सीमा, रोहित, पूजा, निखिल, इनका दिया हुआ है, इनके मार्क्स दिए हुए हैं। अजय और सीमा के कुल अंकों का अनुपात क्या है। अब अजय को कुल कितने अंक मिले हैं, अगर आप जोड़ेंगे तो 90, 80, 70 और 60, ये आपके हो गए 300। तो अजय के कुल कितने अंक हैं 300, और सीमा के कुल कितने अंक हैं 280। ठीक, इसको अगर आप कट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 इकन्ने 2, 2 चौक 8, 15, ये आ जाएगा 15/4, इसको हम लिख सकते हैं 15:14। ठीक, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 15:40। देखिए यहाँ पर 300/28, 300 का रेशियो 280 से डायरेक्ट लिखा है, ये आंसर नहीं होंगे, इसको ध्यान रखिएगा। जैसे हम आंसर तब तक शॉर्ट करते रहते हैं, कट करते रहते हैं वैल्यू को, जब तक वो प्राइम नंबर नहीं हो जाती। अब जैसे 15 और 14 ये किसी से भी नहीं कटेंगे और ये आपस में नहीं कटेंगे, तो तब तक हमें सॉल्व करना है, इसलिए आंसर ये होगा। ये दोनों आंसर नहीं लगाइएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। और फिर यहाँ पर उन्होंने इसलिए उपरोक्त सभी भी लगा दिए, ये भी आंसर नहीं होगा, इसका आंसर यही होगा। ठीक, ये चीज आपको ध्यान देनी है कि हम जब तक वैल्यू सॉल्व करेंगे, जब तक हमारा सही आंसर नहीं है, ये ऐसे वैल्यूज नहीं आ जाएंगी जो प्राइम हो जाए आपस के लिए। जैसे कि ये 15 प्राइम नंबर नहीं होता है, प्राइम नंबर वो होते हैं जो अपने अलावा 1 और अपने अलावा किसी से नहीं कटते हैं, पर यहाँ पर 14 और 15 आपस में नहीं कटेंगे। ठीक, तो इस लेवल तक हमें पहुंचना होता है, तो ये आंसर होगा यहाँ, बाकी आंसर मत लगाइएगा। अब हम आगे देखते हैं, सभी छात्रों के कुल अंकों का औसत कितना होगा। सभी छात्रों के कुल अंकों का औसत, अब देखिए अजय को टोटल मिले हैं 300, फिर सीमा को 280, फिर रोहित को 320 और पूजा को 260 और निखिल को 292। ठीक है, तो ये जब आप सारी वैल्यू ऐड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1452, और इसको हमें 1 2 3 4 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी लगभग 290.4। अगर आप इसको 5 से कट करेंगे तो देखिए 5 दूनी 10, यहाँ आ गया 45, 5 9 45, फिर एक जीरो लगाया पॉइंट, अब ये 20 हो गया, तो 5 चौक 20,
तो कितना आ गया 290.4, ये आपकी वैल्यू आ गई। अब 294 के आसपास की कोई वैल्यू दी है, यहाँ पे 0.4 तो दिया नहीं है, 300 होगा नहीं, 310 हो नहीं सकता, 320, तो यही आपको आंसर लगाना है। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन, रोहित के कुल अंक पूजा के कुल अंक से कितने प्रतिशत अधिक हैं? रोहित के कुल अंक कितने हैं? अगर आप रोहित की बात करेंगे और पूजा की बात करेंगे तो रोहित को 320 मिले हैं और पूजा को 260 मिले हैं। तो अब इसका अंतर आपको निकालना है। ये आपका अंतर हो जाएगा 260, यहाँ 40 और 20, ये 60 हो गया। ठीक, 60 का अंतर है, 320 और 260, इसको आप घटाएंगे 60 आएगा। देखिए ऐसा समझिए 260 है, इसमें 40 जोड़ा 300 हुआ, 20 और जोड़ा तो ये 60। इस तरह से कैलकुलेशन थोड़ी आसान कर लीजिए। कितने प्रतिशत अधिक है पूजा के कुल अंक से? तो अगर हमें इसे प्रतिशत निकालना है अधिक, हमने आपको बताया है कि किसी भी वैल्यू की परसेंटेज वृद्धि निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे? यहाँ पे वृद्धि और जिससे कंपेयर करने को बोला है तो यहाँ पे पूजा की वैल्यू हो जाएगी और 100 से गुणा कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पर आप रखिए इसको 260 और इसको 100 से गुणा करिए, ये कट गया। फिर 2 पंचे 10, 2 एकन्ने 2, 2 तिहाई 6, ये आ गया आपका 6 पंचे 30, 300, इसको भाग करना पड़ेगा 13 से। ठीक है, ये अगर आप भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 23.07। अगर आप इसको भाग करेंगे 300 को 13 से तो ये 13 से, 13 दूना 26, यहाँ 4 आ गया 0, 13 तिहाई 39, यहाँ पे 1 आ गया, पॉइंट लगा दीजिए, 10 हो गया, फिर 0 भी जाएगा, फिर 100। ठीक, तो इसका मतलब कि 23 पॉइंट समथिंग वैल्यू है, यहाँ पर 23 लिखा हुआ है, यही आंसर हो जाएगा। तो ये आप ध्यान दीजिए। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि गणित और विज्ञान के अंकों का औसत किस छात्र का सबसे अधिक है? गणित और विज्ञान, अब ये गणित है और विज्ञान है, इसमें अंक देखने हैं और कौन से छात्र में सबसे अधिक है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 95 और विज्ञान में अगर आप देखेंगे तो 85, इसका आंसर हो जाएगा रोहित। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। और इसमें देखिए एक चीज और ध्यान देनी है कि अब यहाँ पर ये वैल्यू भी बढ़ी है तो इनका औसत भी बढ़ा आएगा। निकालना इसमें ऐसे था, जैसे कि मान लीजिए इसमें आप समझिए, अरे यार, ठीक, देखिए अब ये कह रहा है कि गणित और विज्ञान के अंकों का औसत किस छात्र का सबसे अधिक है। तो अगर आप अजय की बात करेंगे तो ये 90 + 80 और बाई 2 करना पड़ेगा। ठीक, फिर ऐसे ही अगर हम सीमा की बात करेंगे तो 85 + 75 बाई 2। अब यहाँ आपको सॉल्व करके वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसमें देखेंगे तो जो रोहित है उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है, एक 95 है और एक 85 है। तो जो वैल्यू सबसे ज्यादा है अगर हम उनको डिवाइड करके जो वैल्यू निकालेंगे वो भी उससे सबसे ज्यादा आएगी, तो इसीलिए आंसर रोहित हो जाएगा। डायरेक्ट यहाँ से देखिए ग्राफ देखकर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जिसका आंसर आप ग्राफ को एनालाइज करके ला सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको धीरे धीरे सीखनी है, क्योंकि ग्राफ के जो 10 क्वेश्चन आने हैं डेटा इंटरप्रिटेशन के, आप उसमें 10 में 10 स्कोर कर सकते हैं। तो आप ऐसा करें कि जैसे ग्राफ को एनालाइज करिए, अगर आंसर निकल रहा है तो आंसर निकालिए, डायरेक्ट आंसर टिक मारिए, आगे बढ़िए। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन, निखिल और अजय के कुल अंकों का अनुपात क्या है और निखिल के अंक अजय से कितने प्रतिशत कम है? तो अगर आप बात करेंगे तो ये अजय है और यहाँ पर निखिल है। ठीक, अब इनके अंक, निखिल और अजय के कुल अंकों का अनुपात, अब अजय जो है उसका कुल अंक कितना है 300। जब आप निखिल की बात करेंगे तो निखिल का कुल अंक हो जाएगा 292। ठीक है, अब कह रहा है और निखिल के अंक अजय से कितने प्रतिशत कम है। अनुपात भी बताना है और प्रतिशत कमी भी बतानी है, तो ये दोनों ही चीजें आपको ध्यान देनी है। अब अनुपात निकालने के लिए तो आपको 300 इसको 292 से भाग कर दीजिए, तो यहाँ से अनुपात निकल जाएगा। अगर हमें कमी बतानी है तो कमी मतलब जो बड़ा है उससे छोटे को माइनस करना है, तो ये जब आप माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी, देखिए 92 में 8 जोड़ा तो 300, यहाँ पे 8 आ जाएगा। ठीक, तो आपको ये चीज ध्यान देनी है। अब 8 कितने प्रतिशत कम है तो ये वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी, तो 8/300, और इसमें अगर आप देखेंगे तो ये आपका आ जाएगा, देखिए इसमें
और अनुपात किसके बीच में पूछा है, निखिल और अजय में कुल अंकों का अनुपात। ठीक है, तो यहाँ पर हमको ये चीज ध्यान देनी है कि पूछा किसके किसके बीच में अनुपात है, तो पहले निखिल रखना है फिर अजय रखना है। तो निखिल 292 और अजय है 300। इसको अगर हम कट करेंगे तो 2 करने 2, 2 चौक 8, 2 छक 12, फिर 2 करने 2, 2 पंचे 10, 0। फिर इसको कट करिए, ये आप काटेंगे, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वैल्यू यहाँ पर 146:150 ही दी हुई है, तो एक यहीं से आंसर मिल जाएगा, एक यहाँ, ये दोनों तो होंगे नहीं आंसर। ठीक है, अब हमें देखना है कि इसमें ये 3% है कि 2.6% है, ये आंसर देखना। देखिए अब यहाँ से ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जा रहा है, तो ये भी चीजें हम ध्यान रख के सॉल्व करेंगे, तो ये चीज आपको ध्यान देनी है। अब हमें प्रतिशत निकालना है, तो कमी 8 रुपए की हुई। अब 8 हमें कमी किससे बतानी है, 300 से। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये लगभग आ जाएगा 3 दूनी 6, फिर आ गया 2, 3 छक 18, 2.6% के आसपास की वैल्यू है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान देनी है कि एक चीज हमने यहीं से सॉर्ट कर ली कि ये दोनों बी और सी तो ऑप्शन नहीं हो सकते हैं, अब ए और डी में देखना है, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू 2 अलग अलग प्रतिशत की दी है, तो ये हमने सॉल्व कर लिया। ठीक, अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए आज ये तीसरा हमारा ग्राफ है, हर ग्राफ पे 5 क्वेश्चन है, तो आप देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कंपनी द्वारा कारों का उत्पादन 1989 से 1994 तक जो कंपनी है उसने कार के उत्पादन किए हैं। अब देखिए इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है PQRST, ये इसमें लिखा है कौन कौन से प्रकार के हमारे पास कार हैं। ठीक है, यहाँ पे वर्ष लिखा है 1998 से लेकर 1994 तक, और यहाँ पे कुल उत्पादन दिया हुआ है। ये हमारा डेटा है जो ग्राफ में दिया हुआ है, इसके बेसिस पे हमें क्वेश्चन सॉल्व करना। अब देखिए किस वर्ष में सभी प्रकार की कारों का कुल उत्पादन उस अवधि के औसत उत्पादन से लगभग बराबर था। तो आपको पहले निकालना है किस वर्ष में सभी प्रकार की कारों का कुल उत्पादन, तो सभी प्रकार की कारों का कुल उत्पादन यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, इसको बताना है उस उत्पादन उस अवधि के औसत उत्पादन के लगभग बराबर था, तो ये कौन सा वर्ष था ये आपको बताना है। औसत के लगभग बराबर उत्पादन कौन से और वर्ष में हुआ, तो पहले औसत निकालना पड़ेगा। अगर आप औसत निकालेंगे तो देखिए कुल उत्पादन जो हुआ वो आपको देखना है, हाँ ये 88 है, 78 है, उसके बाद लिखा है 90, फिर 87, फिर 133, ये आपका वैल्यू दिया हुआ है। ठीक, और यहाँ पर इन्होंने टोटल करके इसको लिख दिया है 476 ये यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, डेटा दिया है तो सॉल्व मत करिए। अब यहाँ पर 1 2 3 4 5, इसमें गड़बड़ हो रही, 1 2 3 4 5। ठीक, अब इसको हमें 5 से भाग करना पड़ेगा औसत निकालने के लिए। क्या गड़बड़ हो रही है, 1 2 3 4 5। ठीक है, इसको 5 से भाग करना पड़ेगा। अब ये आ जाएगा 5 5 8 40, नहीं 5 9 45, 9 45, यहाँ पे आगे चले से 2 बचे, 26 55 25, 1 बचा, 5 दूनी 10, 95.2 ये हमारा एवरेज आ रहा है। अब अगर आप देखेंगे तो कुल उत्पादन में इसके आसपास कोई है, तो यहाँ पर एक हमें दिख रहा है ये 90 और एक हमें दिख रहा है 133, ऐसी कोई वैल्यू नहीं दिख रही है जो इस औसत के बराबर हो। ठीक है, इसमें पूछा उस अवधि के औसत उत्पादन से लगभग बराबर होना चाहिए, तो बराबर ऐसा कोई ईयर नहीं है 1989 से 1994 तक जो उस अवधि के बराबर हो। जैसे देखिए यहाँ पर इन्होंने ये चीज है, तो अब यहाँ पर हम PQRST, ये हमारे पास 5 कार के प्रकार हैं, और इसका जब हमने एवरेज निकाला तो 95.2, और आप पास में देखेंगे तो जो ये है 1989 अगर बात करें जो R है, यहाँ पर R, ये एक ऐसी कंपनी है जो उसके औसत के बराबर है, तो ये हम देख सकते हैं बराबर से लगभग आसपास है 95 और 90, तो इसमें आंसर हमें ई लगाना पड़ेगा। ठीक, ये क्वेश्चन इसलिए हो जाएगा क्योंकि देखिए अब जो आपका एग्जाम हो रहा है UPSSC आयोग का, उसमें एक ऑप्शन नन ऑफ दीज भी होता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। और इस बार जो जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम हुए या उसके अलावा भी जो भी एग्जाम हुए उसमें आप देखेंगे तो आपको क्वेश्चन मिलेंगे जो ये
दिखाते हैं कि ऑप्शन ई भी बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर है। तो आपको ऑप्शन ई को बहुत सीरियसली लेना है, इसकी वजह से आपको एग्जाम में गड़बड़ नहीं करनी है। ठीक, किस वर्ष में सभी प्रकार की कारों का कुल उत्पादन उस अवधि के औसत उत्पादन के लगभग बराबर था? ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। किस वर्ष में पी और क्यू का कुल उत्पादन, पी और क्यू का कुल उत्पादन आर और एस के कुल उत्पादन के बराबर था? तो ये हम देखेंगे यहां पर कुल उत्पादन 74, 71, 75, 90, 80, 85। ठीक है, ये आप देखेंगे। अगर आप देखेंगे तो ये P का कुल उत्पादन और R का कुल उत्पादन, P का कुल उत्पादन, R का कुल उत्पादन, और फिर PQ, यहाँ पे PQ, फिर R और S का उत्पादन 90, और ये तो ये आप अगर इसको ऐड करेंगे कौन से वर्ष में बराबर था, ये चीज गड़बड़ हो रही है। देखिए इस ग्राफ में 1990 पी और क्यू, 94 में पी का उत्पादन किस वर्ष में पी और क्यू। देखिए ये वाले ग्राफ में कुछ मिस्टेक है इस ग्राफ के डेटा में, तो हम इसको अगली क्लास में सॉल्व करेंगे करेक्शन करके। बाकी जो क्लासेस, जो भी ग्राफ इसके पहले हमने सॉल्व किए हैं ये सही है, आप इन क्लासेस को देखें। जो भी आपके डाउट हैं आप वो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, और मिलते हैं।